सभी को नमस्कार, मैं हूं शंकर गुरु। करते हैं आज का सेशन शुरू। आज का सेशन हमारा है एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी प्रकाश चैप्टर परावर्तन और अपवर्तन का क्वेश्चन है उसको हम करवा रहे हैं। तो हम लोग 50 क्वेश्चन देख चुके थे, उसके आगे जो भी क्वेश्चन है उसको लेकर के आएंगे और देखेंगे, कंसेप्ट वाइज चलते जाएंगे और हमारा जो भी कंसेप्ट होगा जिस क्वेश्चन में उसमें टाइम लेकर के हम बनाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन रिपीट होने वाला होगा, जैसे एक ही प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इसमें प्रकाश चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक अगर हमारा क्लियर हो जाएगा तो कोई भी परीक्षा हो आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर। 51 क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है। संभव दर्पण क्या है विद्यार्थीगण? सीधा बनता है। सीधा का बात किया है, जितनी दूरी पर खड़ी हो आपका प्रतिबिंब सीधा बन जाता है। ये दो बार है, मिस्टेक है। सीधा बनता है, संभवतः दर्पण है। तो सीधा बनेगा विद्यार्थीगण। दो दर्पण हमारे पास है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है, जैसे अगर हमारा इस तरह से माथा है और नीचे पैर है तो ऐसा ही दिखेगा हमको दर्पण में। लेकिन अवतल दर्पण एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें सीधा उल्टा सब बनता है। तो हमेशा का बात, अगर क्वेश्चन सामने आप चाहे जहाँ भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है तो संभवतः दर्पण क्या है? एक समतल दर्पण तो होगा, दूसरा होगा उत्तल दर्पण जो सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, और अवतल जो है विद्यार्थीगण ये उल्टा प्रतिबिंब भी बना देता है। तो ये वास्तविक भी बना देता है, उल्टा बना देता है। इसके लिए हम अवतल को ना लेकर के समतल और उत्तल ये दोनों जो प्रतिबिंब होगा ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर की ओर। ये संभवतः उत्तल जो है सीधा बनाता है और समतल जो है हमेशा लगभग आभासी, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और ये भी हमेशा बनाता है। लेकिन अवतल उल्टा भी बनाता है, यानी वो वास्तविक भी बनाता है और आभासी बना, इसलिए अवतल नहीं लेंगे यहाँ पर, समतल और उत्तल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है मतलब बड़े वस्तु को एक छोटे भी दर्पण में उसको दिखा सकता है। तो उसको बड़ा वाला क्षेत्र मतलब बड़े क्षेत्र को छोटा में दिखा सकता है, यही मतलब है दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। मतलब दृष्टि क्षेत्र में देखेंगे तो बड़ा वाला क्षेत्र को यहाँ पर छोटी में दिखा सकता है, तो वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है जिसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा ट्रक को साइड मिरर के रूप में आपको दिखा देगा इतना सा छोटा सा दर्पण में। तो यही कहने का मतलब वो उत्तल। और अवतल दर्पण गाड़ी के हेडलाइट में, लेकिन साइड मिरर पार्श्व दृश्य के रूप में उत्तल दर्पण। समतल दर्पण घर में यूज होता है। तो अभी इसका आंसर बनेगा उत्तल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी में ड्राइवर चालक के सामने दर्पण लगा रहता है। ड्राइवर के सामने, गाड़ी के सामने बोलता तो अवतल हो जाता, हेडलाइट के रूप में। ड्राइवर के सामने जो ड्राइवर और ऊपर में एक दर्पण रहता है, इसे रखा रहता है सामने में, ऐसा सामने में रहेगा तो उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, वहाँ पर यूज होगा उत्तल दर्पण। समतल दर्पण घर में यूज होता है, अवतल दर्पण सैलून में यूज होता है, सौर कुकर में यूज होता है। इसका जो यूज होता है सैलून में, देखेंगे सैलून में यूज करता है लोग, और करता है कहाँ? सौर कुकर में यूज करता है, सौर कुकर में यूज करता है। और इसका जिम में विद्यार्थीगण इसका जो जिम सेंटर होता है ना, वहाँ भी यूज होता है। कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, ये प्लेन मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर। तो अभी जो हमारा आंसर बनेगा उत्तल दर्पण। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का? वही क्वेश्चन का पूछने का तरीका, पश्च दृश्य, पीछे वाला दृश्य को हम सामने में देखना चाहते हैं दर्पण के रूप में, तो उस समय उत्तल दर्पण का यूज होगा। उत्तल दर्पण का ही यूज होगा विद्यार्थीगण, तो वहाँ पर उत्तल दर्पण ही होगा। तो हमारा आंसर अभी बन गया बी। अगला क्वेश्चन है, ये रिवीजन के तौर पर है, बहुत सारे लोग पढ़े हैं, इसको रिवीजन करवा रहे हैं, आप बढ़िया से पढ़ेंगे, बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। वाहन के पार्श्व साइड में लगे दर्पण होते हैं, वही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका है अलग। उत्तल दर्पण सेम दर्पण। मोटर गाड़ी के हेडलाइट, अब क्वेश्चन आया हेडलाइट सामने में, जिसमें लाइट लगे होते हैं, दो हेडलाइट होते हैं जनरली सामने में, उसमें जो कटोरी के रूप में यूज होता है, देखें चमकता हुआ, उसमें अवतल दर्पण यूज होता है, वहाँ पर अवतल दर्पण यूज होता है। ठीक है, वो अवतल दर्पण क्या करता है, सारी किरण बल्ब से निकलेगा और पड़ेगा कटोरा में, ऐसा रहता है, और सबको एक लाइन में बना करके सीधा दम एक जगह कलेक्ट करता है, तो इसीलिए अवतल दर्पण लगाते हैं वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी सैलून में यूज होता है, भी बताएं। दाढ़ी हजामत जो यूज करता है वहाँ पर यूज करता है
किया जाता है किस दर्पण का, तो वहाँ पर होता है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी और हजामत बनाने के लिए। आप ये अवतल दर्पण का। समतल दर्पण का एक जगह और यूज होता है, पनडुब्बी में देखेंगे इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनाता है नीचे से ऊपर देखने के लिए, वहाँ पर एक शेप बना होता है इस प्रकार 2 दर्पण लगा देते हैं समतल दर्पण, तो उस केस में वहाँ यूज होता है, उस में बताएंगे। उत्तल दर्पण अभी साइड मिरर के रूप में हो गया। चेहरे का बड़ा एवं सीधा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग किया जाता है। चेहरा हमको बड़ा देखना है, सीधा भी देखना है, तो चेहरा को बड़ा देखना है और सीधा देखना है, तो उस समय हम उपयोग करेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वैसे भी बड़ा जो प्रतिबिंब बनाएगा, बड़ा प्रतिबिंब का बात आया और सीधा, तो बड़ा प्रतिबिंब ये तीनों दर्पण में समतल दर्पण कभी भी बड़ा नहीं बना पाएगा, जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा बनाएगा, तो समतल कभी बड़ा नहीं बनाएगा। एक आंसर ये नहीं होगा। बी नंबर, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो बी का कोई सवाल उठता नहीं कि बड़ा प्रतिबिंब बना दे, तो बच्चा अवतल है, अवतल में सब प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो अवतल यहाँ आंसर सही होगा। शेविंग दर्पण के रूप में जब अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं तो चेहरे को कहाँ रखते हैं? अब भी बताएं, शेविंग में, सैलून में, हजामत में जो दर्पण यूज करता है वो लोग वहाँ पर यूज होता है, जिम में, सौर कुकर में, सब अवतल दर्पण होता है। तो शेविंग में क्यों यूज किया जाता है अवतल दर्पण? ताकि हमको दाढ़ी या चेहरा, ये जो दाढ़ी है थोड़ा छोटा बाल वो थोड़ा बड़ा दिखे, तो उसमें प्रतिबिंब को कहाँ रखा जाता है, तो उस समय अवतल दर्पण का जो केस आता है, अवतल दर्पण का केस आता है बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए। ये हुआ ध्रुव पी और ये हुआ फोकस, तो वस्तु को रखा जाता है यहाँ पर, वस्तु को रख दिया जाता है कहाँ पर, ध्रुव और फोकस के बीच में। ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब इसका बनता है दर्पण के पीछे और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा कि दर्पण के ध्रुव में फोकस के बीच, ऑप्शन ये यहीं दिख रहा है, ऑप्शन ये दिख रहा है यहीं पर, तो आंसर ये होगी दर्पण के ध्रुव पर। दर्पण के ध्रुव पर रखे, ऐसा कोई कंडीशन है नहीं कि ध्रुव पर कोई वस्तु को रख देंगे। दर्पण के फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, तो सी नंबर नहीं हुआ। दर्पण के फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर चला जाएगा, तो और वो बहुत एक्स्ट्रा लार्ज हो जाएगा, तो अभी बनेगा ये नंबर ऑप्शन सबसे अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दांत विशेषज्ञ दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करेंगे? दर्पण में विद्यार्थीगण अगर बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, ध्यान रखिएगा, एक ही दर्पण है अवतल, और कोई नहीं है। तीनों दर्पण में, उत्तल, अवतल, समतल में, तीनों दर्पण में अवतल दर्पण ही बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल हमेशा छोटा बनाएगा, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये बात आप लिख लीजिए चाहे याद रखिए, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। समतल दर्पण समान रूप में बनाएगा, समान आकार में बनाएगा, समान, और ये तीनों कंडीशन में बनाता है, छोटा, बड़ा और वस्तु से बराबर। ये 3 प्रकार का दर्पण था, तो बड़ा प्रतिबिंब के लिए हमेशा अवतल, बड़ा प्रतिबिंब पूछेगा तो अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग? सोलर कुकर में तो अवतल दर्पण का यूज होता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सब इजी है लगभग, जो बेसिक कंसेप्ट लेना चाहेंगे उनके लिए ठीक है, जो अभी प्रिपरेशन में लगे हैं उनके लिए बेसिक कंसेप्ट है, चैप्टर वाइज चल रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सौर भट्टियों में, सौर कुकर में, जिम में, हजामत लोग, सैलून में, ये सारा में अवतल दर्पण, ये सभी में अवतल दर्पण। समतल दर्पण का उपयोग घर में जनरली देखने को मिलेगा आपको। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में मिलता है, पार्श्व दृश्य के मिलता है, साइड मिरर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, साइड मिरर, साइड दर्पण के रूप में, मिरर बोलिए या दर्पण बोलिए, ये देखने को बहुत बार मिलेगा। अवतल दर्पण जिम सेंटर में, सैलून में, आपका सौर भट्टी में, सौर कुकर में, सभी में। तो अभी जो आंसर बनेगा अवतल दर्पण, क्यों? क्योंकि सौर भट्टी का बात किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन दर्पण हमेशा सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है? विद्यार्थीगण जो ये लाइन को लिखा ना उस पर ध्यान देंगे। लाइन क्या लिखा? हमेशा, हमेशा क्या बनेगा? सीधा एवं छोटा। ऐसे ही क्वेश्चन को पकड़ना है। सीधा तो ठीक है, चलिए, तीनों प्रतिबिंब का कंडीशन, तीनों प्रतिबिंब नहीं, तीनों दर्पण में सीधा एक कंडीशन होगा जो बनाता है, लेकिन छोटा, सीधा और छोटा, तो उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब ये बनाता है, हमेशा हमेशा बनाता है उत्तल दर्पण, और छोटा प्रतिबिंब भी बनाता है। तो उत्तल तो सेटिस्फाइड हो गया। अवतल कभी भी हमेशा का बात किया है, ये हमेशा इस प्रकार का सीधा एवं छोटा नहीं। उत्तल छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, वस्तु के बराबर भी बनाता है। अवतल, उत्तल नहीं, अवतल।
अवतल जो छोटा, बड़ा और वस्तु के बराबर, 3 प्रकार का पद। लेकिन हमेशा वर्ड दे दिया तो हमेशा क्या अवतल छोटा बनाएगा, सीधा और छोटा बनाएगा? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो उत्तल दर्पण जो कंडीशन लगेगा वो हमेशा सीधा और छोटा बनाएगा, और समतल दर्पण हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा और आभासी। तो अभी इसका आंसर जो बनेगा, उत्तल दर्पण सीधा और छोटा, और अवतल दर्पण छोटा, छोटा, बड़ा और बराबर, ये तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। और ये हमेशा का बात कर रहा था, हमेशा के लिए नहीं आएगा उत्तल, हमेशा छोटा और सीधा, सीधा और छोटा उत्तल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अभी आंसर लगा देते हैं, इसका उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बनाता है। उत्तल दर्पण में अभी बात किया कि सीधा और छोटा, तो सीधा और छोटा, और सीधा है तो आभासी होगा, सीधा है तो आभासी होगा, और उल्टा है तो वास्तविक होगा, ये भी बात याद रखिएगा। तो आभासी, सीधा एवं छोटा, एकदम राइट, 1 नंबर सबसे। आभासी, सीधा एवं बड़ा अवतल दर्पण का एक कंडीशन है, जब ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तब का। और वास्तविक, सीधा एवं छोटा, वास्तविक, सीधा एवं छोटा, तो ये बनाता है अवतल दर्पण ही, हमेशा नहीं, एक कंडीशन आता है तब। वास्तविक के साथ सीधा तो कभी नहीं बनेगा, ये वास्तविक दे दिया सीधा, ये ऑप्शन ही नहीं, वास्तविक के साथ हमेशा आभासी आएगा, तो अवतल क्या कोई दर्पण नहीं बना पाएगा। वास्तविक, सीधा एवं बड़ा, वास्तविक के सामने सीधा रह नहीं सकता है, वास्तविक के जब भी होगा तो आभासी होगा, आभासी होगा, ठीक है। और वास्तविक के साथ उल्टा होगा, यहाँ भी वास्तविक के साथ उल्टा होगा, सीधा जो होगा वो आभासी के साथ होगा, और उल्टा जो होगा वास्तविक के साथ आएगा, ये कंडीशन ही ऐसा ही है। और आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा, ये ठीक है ऑप्शन, लेकिन ये बोला है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए ये सही नहीं है। उत्तल दर्पण में छोटा होता है प्रतिबिंब, हमेशा वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है, आभासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्तीय चिन्ह परिपाटी में गोलीय दर्पण में सभी दूरियां मापी जाती है। गोलीय दर्पण का अगर बात करेंगे, मान लीजिए अवतल दर्पण का बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण का बात कर रहे हैं, देखिए चिन्ह परिपाटी है, चिन्ह परिपाटी बता रहे हैं, बढ़िया समझिएगा। ये हो गया ध्रुव, ध्रुव हो गया P, और यह ध्रुव से नापते इधर की दूरी बाईं ओर, ये हो गया बाईं ओर की दूरी, बाईं, और ये हो गया दाईं, मतलब ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। तो लेफ्ट की जितने भी चिन्ह परिपाटी होंगे, इधर अगर हम लेते हैं दूरी, यहाँ से ध्रुव से नापा जाता है तो नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। और इधर क्या होगा, पॉजिटिव, इधर जो दूरी होगा पॉजिटिव, कहाँ से, ध्रुव से, ध्रुव से नापा जाता है। और ध्रुव और मुख्य अक्ष से ऊपर की जो भी ऊंचाई नापा जाएगा वो प्लस, और मुख्य अक्ष से जो भी नीचे दूरी होगी, जो भी नीचे बनेगा इधर, वो नेगेटिव। इधर हो चाहे इधर हो, कहीं भी नीचे की दूरी हमेशा होगा नेगेटिव, नेगेटिव, और ऊपर की दूरी हमेशा होगा पॉजिटिव। अब मुख्य से ऊपर पूछेगा तो धनात्मक, मुख्य से नीचे पूछेगा तो ऋणात्मक, ध्रुव से बाईं ओर ऋणात्मक, और ध्रुव से दाईं ओर ऋणात्मक, धनात्मक, ध्रुव से दाईं ओर धनात्मक, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो अभी देखिए क्वेश्चन, कार्तीय चिन्ह परिपाटी, यही चिन्ह परिपाटी है, में गोलीय दर्पण में सभी दूरियां मापी जाती है। तो सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से, कहाँ से, ध्रुव से, इधर या इधर, कहाँ से नापा जाएगा, ध्रुव से। अभी देखिएगा, याद रखिएगा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, बाईं ओर, दाईं ओर, मुख्य से ऊपर, मुख्य से नीचे, तो यही वाला कंसेप्ट याद रखना चाहिए। दर्पण पर प्रकाश किरण आपतित होती है। दर्पण पर जो प्रकाश की किरण आती है, मान लीजिए ये दर्पण है, कोई भी दर्पण है, कोई भी समतल दर्पण अवतल, तो कहाँ से, बाईं ओर से पड़ती है। आपतित कहाँ से होती है, बाईं ओर से, बाईं ओर से पड़ेगा, फिर टकराएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा। तो बाईं ओर से, कहाँ से, बाईं ओर से, तो दाईं ओर से नहीं, बाईं ओर से, लेफ्ट से आपतित होती है। कोई भी दर्पण रहेगा, समतल, उत्तल, अवतल, सब में बाईं ओर से जाएगा। अगर उत्तल लेके चलते हैं इस तरह से उत्तल, तो भी तो प्रकाश की किरण इधर से ही जाता है, तो यहाँ से टकरा जाता है, तो फिर इसको डॉट करके आप फिर यहाँ से लेके मिलाते हैं तो प्रतिबिंब बनता है। तो हमेशा बाईं ओर से पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोलीय दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर मापी गई दूरियां। गोलीय दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर, देखिए ये गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है, ये ध्रुव से बाईं ओर, ध्रुव से बाईं ओर, इधर की ओर नापी गई दूरियां क्या होगी, ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक होगी, क्या होगी, नेगेटिव, ऋणात्मक। गोलीय दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर नापेंगे, मतलब दाईं ओर इधर नापेंगे, यहाँ ध्रुव है
और यहाँ से इधर नापेंगे तो क्या होगा, प्लस, पॉजिटिव धनात्मक। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अगर ये सब प्रॉब्लम आएगा तो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ जाएगा, इसलिए ये सब जानना जरूरी है। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष देखिए ये था हमारा दर्पण और ये मुख्य अक्ष, इसके लंबवत ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, जो कोई भी वस्तु रहेगा तो सीधा रहेगा, लंबवत ऊपर की ओर। तो लंबवत ऊपर की ओर जो नापा गया ये होता है धनात्मक, ये होता है धनात्मक, ठीक है। और नीचे जो नापा जाएगा इधर या इधर, ये होगा ऋणात्मक, नीचे की ओर होगा ऋणात्मक। मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरियां, नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक, ठीक है विद्यार्थीगण। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, इस प्रकार से अपना कॉन्सेप्ट बनाएंगे तभी न्यूमेरिकल की ओर जाएंगे। न्यूमेरिकल के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन ही प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। जैसे दूरी और विस्थापन क्लास 9 का क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ भी लोग नहीं पढ़ के गलतियाँ बहुत 1000 बार करते हैं। तो आप बेसिक बढ़िया कर लेंगे तो कोई भी क्लास में जाइए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, आपका क्वेश्चन बन के निकल जाएगा। कंपटीशन क्या बोलता है, बेसिक चाहिए, लेकिन हम लोग बेसिक पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते हैं आगे वाला, तो यही प्रॉब्लम खड़ा करके रखता है। चलिए आगे, और आगे हमारा है बीम दूरी u है, प्रतिबिंब की दूरी v है, फोकस दूरी f है, गोलीय दर्पण में संबंध अथवा दर्पण सूत्र। सीधा सीधी बात, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f। यही तो हमारा है दर्पण सूत्र। v है प्रतिबिंब की दूरी, u है वस्तु की दूरी, f है फोकस दूरी। तो 1/u + 1/f नहीं, f प्लस में नहीं होता है, v और u प्लस में होता है। तो 1/v + 1/u ये कौन है, ये देखिए हमारा जो अभी डी ऑप्शन है यही होगा, 1/v + 1/u बराबर 1/f। और माइनस में रहता यही वाला, देखिए ये वाला, तो ये होता लेंस सूत्र, ये हो जाएगा लेंस सूत्र। अगर माइनस में रहता तो लेंस सूत्र, ठीक है विद्यार्थीगण। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी विद्यार्थीगण हमेशा ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वो देखिएगा इस शेप में होता है, ये जिसका परावर्तक सतह धसा होता है, ठीक है, जिसका परावर्तक सतह धसा होता है, अंदर की ओर होता है, उसको अवतल दर्पण बोलते हैं। तो इसमें फोकस दूरी जो होता है ये फोकस हमेशा बाईं ओर होती है, इधर फोकस नहीं होता है, इधर फोकस होता है उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा बाईं ओर होगी तो ऋणात्मक होगी, क्या होगी, नेगेटिव में। बाईं ओर होगा तो नेगेटिव में, ऋणात्मक होगी हमेशा। और धनात्मक होता है उत्तल का, धनात्मक होते हैं उत्तल का। और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ये भी क्वेश्चन है, इनफाइनाइट। समतल दर्पण का, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है, अनंत होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, जी एकदम जी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल की ऋणात्मक। एक न्यूमेरिकल है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और दर्पण से वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर है। दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है दे के रखा है, दर्पण की फोकस दूरी को सूचित करते हैं एफ से। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो ऋणात्मक होगा, माइनस होगा कितना, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दे के रखा है। और दर्पण से वस्तु की दूरी यू, मतलब प्रति वस्तु की दूरी यू, ये भी ऋणात्मक होगा क्योंकि बाईं ओर होगा, 25 सेंटीमीटर, सब बाईं ओर होगा, ऋणात्मक होगा। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब भी का मान पूछ रहा है, तो लगा दीजिए दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या बोलता है, दर्पण सूत्र हमारा बोलता है कि 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये दर्पण सूत्र बोल रहा है हमारा। वैल्यू रख दीजिए विद्यार्थी, वैल्यू क्या है, v का मान कितना है निकालना है, 1/v। तो 1/f अपना जगह पर रहने दीजिए और 1/u के उधर ले जाते हैं माइनस में, 1/u, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से काम करेंगे, f का मान बताइए, f का मान कितना है, 15 सेंटीमीटर है, माइनस में तो रख दीजिए 15, और माइनस अपना फार्मूला का 1/u, u का मान कितना है 25, माइनस में तो -25 रख दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, आगे जाके हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, देखिए 1/15 माइनस में आ गया तो ये माइनस ऊपर ले जा रहे हैं और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/25 आ गया। और सॉल्व करिए इसको, 15 और 25 का एलसीएम ले लीजिए, 15 और 25 का एलसीएम ले लीजिए। यहाँ से 5 के पहाड़े में 5 × 15 = 25, 5 × 15 = 75 आ गया, 75 आ गया। 15 × 5 = 75, माइनस में आएगा, क्यों, 5 आ गया ऊपर, प्लस 3 आ जाएगा, तो -5 और +3 कितना हो जाएगा, -2, कितना हो जाएगा, -2/75। क्या आया, ये आ रहा है, ये क्या आ रहा है
1/v, तो केवल हम ये 1/v आ रहा है विद्यार्थी, यहाँ से 1/v, तो केवल v हमको चाहिए, तो v चाहिए तो 75 ऊपर चला जाएगा और -2 नीचे आएगा, तो माइनस यहीं छोड़ देते हैं 2, तो ये फाइनली जो कट करके आएगा v का मान -37.5 सेंटीमीटर। ये फाइनल हमारा आंसर बन के आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर -37.5 सेंटीमीटर फाइनल आंसर आया। और माइनस दिखा रहा है कि दर्पण के सामने बना है, वो माइनस दिखा रहा है दर्पण के सामने बना है, ठीक है, और वो वास्तविक और उल्टा होगा, तो -37.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, बी ऑप्शन। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब तो लगभग इधर बनता, एक केस में दर्पण के पीछे बनता, अगर प्लस आता तो दर्पण के पीछे जाता, तो अभी आंसर -37.5 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। गोलीय दर्पण में आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन को सूचित करते हैं एम से, और आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 और वस्तु की ऊंचाई h1, दोनों का अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, और आवर्धन दोनों ऊपर नीचे में, आवर्धन जो होता है ऊपर में भी है h2, नीचे में भी h1, ठीक है, दोनों में सही मात्रक सेम होंगे। अगर मान लीजिए ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। ऊंचाई का बात किया, कट जाएगा तो मात्रकहीन होता है, मात्रकहीन, कोई मात्रा नहीं होता है, इसका मात्रक कुछ नहीं होता, तो बीमा भी कुछ नहीं होगा, डायमेंशन भी कुछ नहीं होगा। तो आवर्धन जो होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई होना चाहिए। ऑप्शन फोकस दूरी दे दिया, गलत। वस्तु की ऊंचाई और फोकस की दूरी, गलत। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात है, बटा में, यही है, बटा में है, इसी को बोलते हैं आवर्धन। और इसका ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, और अपवर्तनांक की भी ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। आवर्धन और अपवर्तनांक ऐसे दो राशियां हैं, ऐसे दो क्वांटिटी है जिनके पास डायमेंशन और यूनिट नहीं होते हैं, मात्रक और बीमा नहीं होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। गोलीय दर्पण में आवर्धन का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब होगा। अगर आवर्धन का मान धनात्मक हो तो आभासी होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी हो। और ऋणात्मक हो तो वास्तविक होगा, ऋणात्मक होगा तो वास्तविक, ऋणात्मक होगा तो वास्तविक, ठीक है। अभी हो गया आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। प्राप्त प्रतिबिंब विद्यार्थीगण अगर ऋणात्मक आवर्धन ऋणात्मक हो गया तो उल्टा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा। धनात्मक होगा तो सीधा, धनात्मक होगा तो सीधा, एकदम इसको याद रख लेंगे विद्यार्थीगण। अगर ऋणात्मक होगा तो उल्टा और धनात्मक होगा तो सीधा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बनाइएगा। कौन फोन कर रहा भैया? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का व्यंजक है, आवर्धन बराबर होता है m बराबर h2/h1। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। और m बराबर एक और होता है प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में -v/u, -v/u। तो -v/u कहाँ है, -v/u, ये है डी ऑप्शन। तो गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का व्यंजक कितना हो जाएगा, m बराबर -v/u। हम आपके लिए लेकर के आएंगे नए नए क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं विद्यार्थीगण, मिलेंगे नए एनर्जी नए वीडियो के साथ और नए सेशन लेकर के आएंगे। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।